हे फ्रेंड्स, तो आज हम इस चैप्टर का एग्जांपल नंबर 15 डिस्कस करने वाले हैं और ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये एग्जांपल मुझे कह रहा है दैट अ मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर टेक्स 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउनस्ट्रीम टू द सेम स्पॉट। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। यानी कि दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर मुझसे एक मोटर बोट के बारे में बात की गई है और ये बताया गया है कि जब वो बोट अपस्ट्रीम जाती है तो उसे 1 आवर ज्यादा लगता है 24 किलोमीटर को ट्रैवल करने के लिए, लेकिन जब वो बोट डाउनस्ट्रीम आती है तो उसे उसी डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए 1 आवर कम लगता है। तो दोस्तों ऐसा क्यों हुआ कि जब हमारी बोट अपस्ट्रीम जा रही थी तो उसे टाइम ज्यादा लगा, जबकि डाउनस्ट्रीम आने में उसे टाइम कम लगा? आइए मैं बताता हूं फ्रेंड्स। दोस्तों जो डाउनस्ट्रीम है उसका मतलब होता है कि जो हमारी बोट है वो उसी डायरेक्शन में जा रही है जिस डायरेक्शन में हमारा वाटर फ्लो कर रहा है। तो होता यह है कि जब हमारा वाटर और बोट सेम डायरेक्शन में जा रहे होते हैं तो हमारा वाटर बोट को पीछे से धक्का मारता है, जिसकी वजह से जो हमारी स्पीड ऑफ द स्ट्रीम यानी कि स्पीड ऑफ वाटर है वो हमारी बोट की स्पीड में ऐड हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी बोट बहुत तेजी से ट्रैवल करने लगती है और वो उस डिस्टेंस को बहुत कम टाइम में ट्रैवल कर पाती है। लेकिन दोस्तों अगर मैं बात करूं अपस्ट्रीम के बारे में, तो अपस्ट्रीम में ये होता है कि जो हमारी बोट है वो वाटर की डायरेक्शन से ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही होती है, जिसकी वजह से वाटर सामने से हमारी बोट को धक्का मारता है और जो बोट की स्पीड है उसमें से हमारी वाटर की स्पीड यानी कि स्ट्रीम की स्पीड माइनस हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी बोट स्लोली ट्रैवल करने लगती है और उसे उसी डिस्टेंस को ट्रैवल करने में ज्यादा टाइम लग जाता है। सो फ्रेंड्स, मैं मान लेता हूं कि इस केस के अंदर जो हमारी स्पीड ऑफ द स्ट्रीम है वो है x, और अगर मैं बात करूं डाउनस्ट्रीम के बारे में, सो फ्रेंड्स इस टाइम पे हमारी बोट की स्पीड क्या होगी? राइट, इट विल बी इक्वल टू 18 प्लस x, क्योंकि जो हमारी बोट है उसकी स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर तो पहले से थी, और जब हमारी बोट डाउनस्ट्रीम जाती है यानी कि उसी डायरेक्शन में जाती है जिस डायरेक्शन में हमारा वाटर फ्लो कर रहा है, तो हमारे वाटर की यानी कि स्ट्रीम की स्पीड हमारी बोट की स्पीड में ऐड हो जाती है। तो इसलिए जो हमारी डाउनस्ट्रीम की स्पीड है वो है 18 प्लस x। और अगर मैं बात करूं डिस्टेंस के बारे में, सो फ्रेंड्स जो डिस्टेंस ट्रैवल करना है हमारी बोट को वो है 24 किलोमीटर का। लेकिन अगर मैं बात करूं अपस्ट्रीम के बारे में, सो फ्रेंड्स मैंने आपको जैसा कि बताया कि अपस्ट्रीम एक ऐसा केस होता है जिसमें हमारी बोट हमारी वाटर के डायरेक्शन से ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। तो इस केस में हमारी बोट की स्पीड क्या होगी? राइट, इस केस में हमारी बोट की स्पीड होगी 18 माइनस x, क्योंकि जब हमारी बोट वाटर की डायरेक्शन से ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करती है तो हमारी बोट की स्पीड में से हमारी स्ट्रीम की स्पीड माइनस हो जाती है। और अगर मैं बात करूं डिस्टेंस के बारे में, तो इस केस में भी जो डिस्टेंस है वो तो सेम ही ट्रैवल करना है हमारी बोट को, जो कि है 24 किलोमीटर का। और मुझे क्वेश्चन के अंदर बताया गया था कि जो हमारी बोट है वो अपस्ट्रीम जाने में 1 आवर ज्यादा लेती है। लेकिन फ्रेंड्स जो हमारा डाउनस्ट्रीम का केस है उसमें कितना टाइम लगा ये तो हमें पता ही नहीं है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर टाइम ही कैलकुलेट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, क्या हमारे पास कोई ऐसा रिलेशन है जो हमें स्पीड, टाइम और डिस्टेंस के बीच में कोई रिलेशन बताता हो? राइट, जो हमारा स्पीड का फॉर्मूला होता है वो होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर मैं तो टाइम कैलकुलेट करना चाहता हूं, तो इसलिए मैंने इस फॉर्मूला को चेंज करके लिख दिया टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो फ्रेंड्स अगर हम बात करूं डाउनस्ट्रीम केस के बारे में, तो मैं मान लेता हूं कि यहां पर जो हमारी बोट है उसे टाइम लगा t इज इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस तो हमारा यहां पर था 24 किलोमीटर का डिवाइडेड बाय स्पीड। सो फ्रेंड्स इस केस में यानी कि डाउनस्ट्रीम में जो हमारी स्पीड है वो कितनी थी? राइट, इट वाज 18 प्लस x, यानी कि जो मेरी इक्वेशन बन रही है वो है t इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाय 18 प्लस x। तो दोस्तों ऐसे ही अब हम अपस्ट्रीम के केस के लिए भी टाइम निकाल लेते हैं। सो दोस्तों अपस्ट्रीम के अंदर भी हम फॉर्मूला तो वही लगाएंगे दैट टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। फ्रेंड्स यहां पर जो टाइम है उसके बारे में बताया गया था कि ये वाला टाइम यानी कि अपस्ट्रीम का टाइम डाउनस्ट्रीम के टाइम से यानी कि t से 1 ज्यादा है। तो यहां पर मेरा टाइम आ गया t प्लस 1 इज इक्वल टू डिस्टेंस। दोस्तों डिस्टेंस क्या था? 24 डिवाइडेड बाय स्पीड। लेकिन जो हमारा अपस्ट्रीम का केस है वहां पर हमारी स्पीड थी 18 माइनस x, यानी कि दोस्तों मैं देख पा रहा हूं कि मेरी इक्वेशन बन रही है दैट t प्लस 1 इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाय 18 माइनस x। लेकिन दोस्तों ये जो t है इसकी वैल्यू तो हम पहले से कैलकुलेट कर चुके हैं, तो क्यों ना मैं यहां पर अपने t की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दूं। सो फ्रेंड्स जैसे ही मैंने यहां पर अपने t की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया तो मेरे पास मेरी इक्वेशन बन रही है दैट 24 डिवाइडेड बाय x प्लस 18 प्लस 1 इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाय 18 माइनस x। तो चलिए दोस्तों अब हम यहां पर देख पा रहे हैं कि जो हमारी इक्वेशन है वो x की टर्म्स में आ गई है, यानी कि अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व कर दूं तो मेरे पास मेरी x की वैल्यू आ जाएगी। तो आइए दोस्तों इस इक्वेशन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स मैं यहां देख पा रहा हूं कि मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर फ्रैक्शंस हैं, तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड पर एलसीएम लिया और मेरी इक्वेशन कुछ ऐसी दिखाई दे रही है। इसके बाद मैंने अपनी लेफ्ट हैंड साइड का जो न्यूमरेटर है उसे सॉल्व किया और जो मेरी इक्वेशन बनकर आ रही है वो है 42 प्लस x डिवाइडेड बाय 18 प्लस x इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाय 18 माइनस x। इसके बाद मैंने अपनी इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और मेरी इक्वेशन कुछ ऐसी दिखाई दे रही है। इसके बाद दोस्तों मैंने अपनी इस इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड पर ब्रैकेट्स हैं उन्हें सॉल्व किया तो मेरे पास आ रहा है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस 756, और जब मैंने राइट हैंड साइड वाले ब्रैकेट्स को सॉल्व किया तो मेरे पास आ रहा है 432 प्लस 24x। तो दोस्तों अब आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि मेरे पास यहां पर x स्क्वायर की टर्म आ चुकी है, यानी कि जो मेरी इक्वेशन है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। लेकिन
लेकिन दोस्तों ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये अभी तक स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखी गई, क्योंकि जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसकी राइट हैंड साइड पर 0 होता है। तो इसलिए मैं अपनी सभी राइट हैंड साइड वाली टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड पर लेगा कुछ इस तरीके से, और सॉल्व करने के बाद जो मेरे पास फाइनल इक्वेशन आ रही है वो है -x² - 48x + 324 = 0। यानी कि दोस्तों अगर मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर दूं तो मेरे पास मेरे x की वैल्यूज आ जाएंगी और मुझे पता चल जाएगा कि जो मेरी स्पीड ऑफ स्ट्रीम है वो क्या है। तो ये दोस्तों इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हुए, क्योंकि जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है वो हमारा सबसे इजी और सबसे शॉर्टेस्ट मेथड होता है। और क्वाड्रेटिक फार्मूला को अप्लाई करने के लिए जो सबसे पहला स्टेप है उसके अंदर हम अपने a, b और c की वैल्यूज को आइडेंटिफाई करते हैं। और ऐसा करने के लिए हम अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म जो कि होती है ax² + bx + c = 0 उसके साथ कंपेयर करते हैं। फ्रेंड्स जब मैंने अपने ax² को -x² के साथ कंपेयर किया तो मेरे a की वैल्यू आ रही है -1, और जब मैंने +bx को -48x के साथ कंपेयर किया तो मेरे पास b की वैल्यू आ रही है -48। और बिल्कुल इस तरीके से जब मैंने लास्ट में +c को +324 के साथ कंपेयर किया तो मेरे पास c की वैल्यू आ रही है +324। दोस्तों इसी के साथ मेरे पास मेरे a, b और c तीनों की वैल्यूज आ चुकी हैं, यानी कि मेरा फर्स्ट स्टेप तो यहीं पर कंप्लीट हो गया। चलिए बढ़ते हैं हमारे सेकंड स्टेप की तरफ, जिसके अंदर हम ये चेक करेंगे कि जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके सॉल्यूशंस एग्जिस्ट भी करते हैं या फिर नहीं। और ऐसा करने के लिए हम अपने a, b और c की वैल्यूज को b² - 4ac के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो फ्रेंड्स सबसे पहले मेरे पास b² यानी कि -48 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाइड बाय यानी कि -1 मल्टीप्लाइड बाय c यानी कि 324। तो दोस्तों जब मैंने अपने -48 का स्क्वायर किया तो मेरे पास आ रहा है 2304, और जब मैंने बाकी बची हुई टर्म्स को सॉल्व किया तो मेरे पास आ रहा है +1296, और जब मैंने इन दोनों ही नंबर्स को ऐड किया तो मेरे पास आ रहा है 3600। यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो मेरा b² - 4ac है उसकी वैल्यू है 3600 विच इज ग्रेटर देन 0। यानी कि दोस्तों जो मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं। तो आइए अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करते हैं इसके अंदर क्वाड्रेटिक फार्मूला को अप्लाई करके, जो कि हमें बताता है दैट x = -b + -√b² - 4ac / 2a। सो फ्रेंड्स इस फार्मूला के अंदर सबसे पहले मेरे पास है -b यानी कि -48, उसके बाद है प्लस माइनस का साइन, उसके बाद है √b² - 4ac। लेकिन ये जो b² - 4ac है इसकी वैल्यू तो हम पहले से ही निकाल चुके हैं जो कि है 3600, इसलिए यहां पर √3600 आ गया डिवाइडेड बाय 2a यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाय -1। तो दोस्तों मेरे पास यहां पे देख पा रहा हूं कि सबसे पहले आ रहा है -48, और -48 विल गिव मी +48, उसके बाद है प्लस माइनस का साइन, उसके बाद जो √3600 है उसको सॉल्व करके मेरे पास आएगा 60, और जो डिवाइड में 2 × -1 है वो मुझे क्या देगा, राइट, इट विल गिव मी -2। यानी कि मैं देख पा रहा हूं कि जो मेरी x की वैल्यू है वो आ रही है x = 48 + -60 डिवाइडेड बाय -2। यानी कि दोस्तों अगर मैं यहां पर एक बार प्लस और एक बार माइनस साइन को कंसीडर करूं तो मेरे पास मेरे x की दो वैल्यूज यानी कि मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दो रूट्स आ जाएंगी। तो चलिए दोस्तों जब मैंने यहां पर अपने प्लस साइन को कंसीडर किया तो मेरे पास इक्वेशन आ रही है दैट x = 48 + 60 डिवाइडेड बाय -2, और जब मैंने माइनस साइन को कंसीडर किया तो मेरे पास x की वैल्यू आ रही है दैट x = 48 - 60 डिवाइडेड बाय -2। तो फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं मेरी पहली वैल्यू के बारे में तो जो उसका न्यूमरेटर है वो है 48 + 60, और फ्रेंड्स 48 + 60 विल गिव मी 108, और जब मैंने 108 को -2 से डिवाइड किया तो मेरे पास आ रहा है -54, यानी कि जो मेरे x की फर्स्ट वैल्यू है वो है -54। तो चलिए दोस्तों बिल्कुल इस तरीके से हम सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करके भी x की सेकंड वैल्यू निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स जो x की सेकंड वैल्यू है उसके अंदर मेरा न्यूमरेटर आ रहा है 48 - 60, और 48 - 60 विल गिव मी -12, और जब मैंने -12 को -2 से डिवाइड किया तो मेरे पास आ रहा है +6, यानी कि जो मेरे x की सेकंड वैल्यू यानी कि इस इक्वेशन की सेकंड रूट है वो है x = 6। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दोनों ही रूट्स को फाइंड आउट कर लिया है जो कि x = -54 और x = 6। लेकिन दोस्तों ये जो x था इस क्वेश्चन के अंदर मैं बता क्या रहा था, राइट, इट वाज इक्वल टू द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो दोस्तों यहां पर तो मेरे पास x की 2 वैल्यूज हैं, तो मैं यहां पर x की कौन सी वैल्यू कंसीडर करूं? फ्रेंड्स जो हमारी x की फर्स्ट वैल्यू आ रही है वो है -54। लेकिन दोस्तों क्या किसी भी चीज की स्पीड कभी नेगेटिव होती है? नहीं फ्रेंड्स, किसी भी चीज की स्पीड नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती। यानी कि जो मेरी x = -54 वैल्यू है उसे मुझे रिजेक्ट करना होगा। इसका मतलब जो x = 6 है वही मेरी करेक्ट वैल्यू है, और जैसे ही मैंने x की वैल्यू को 6 कंसीडर किया तो जो मेरी स्पीड ऑफ द स्ट्रीम है वो आ रही है 6 km/h। यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर जिस स्ट्रीम के बारे में बात की गई थी वो 6 km/h की स्पीड से फ्लो कर रही है। तो दोस्तों इसी के साथ हमने इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया है और ये क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट भी हो चुका है। तो चलिए फिर आप इस क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, और मैं मिलता हूं आपसे अगले लेक्चर में इस चैप्टर एक्सरसाइज 4.3 के साथ। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा, और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PU Stack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।